नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि भाषा क्या होती है और भाषा के क्या क्या रूप है। और आज की कक्षा में हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण को माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कल अपने एक चीज देखी थी कि ध्वनि को भी माना जाता है, क्योंकि ये एक छोटी इकाई है, लेकिन लिपिबद्ध रूप से जब इस ध्वनि को लिखा जाता है तब वर्ण बनता है और वो लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तो वर्ण की परिभाषा होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। इसके बाद में है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, वर्णों के दो प्रकार होते हैं और कौन कौन से, देखिए, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो इनके प्रकार होते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो। उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेकर वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो, वे कहलाते हैं स्वर वर्ण। तो देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में है स्वर वर्णों के प्रकार। और अब है हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन संस्कृत में जो होते हैं स्वर, उनकी संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आगे की स्वर कौन कौन से उनमें एक्स्ट्रा है। उसके बाद देखिए 11 कौन कौन से हैं, तो है अ, आ, ए, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल कितने हुए? 11। लेकिन संस्कृत में इनके अलावा एक तो इसका री का जो दीर्घ रूप है, री का दीर्घ रूप भी माना जाता है, और इसके अलावा एक और वर्ण है, वो है ली। एक और वर्ण है जो है ली। ये दोनों एक्स्ट्रा है संस्कृत में, इसलिए उनकी संख्या 13 होती है। 11 तो ये है ही, इनके अलावा एक तो री का दीर्घ रूप है, एक ली है, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो है स्वर, क्या है, स्वर। नेक्स्ट देखिए, इनमें मात्राएं रहती है। मात्रा का मतलब होता है कि जो स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है और उसे मात्रा कहा जाता है। अर्थात किसी भी स्वर को उच्चारित करने में जो कालमान लगता है वो मात्रा कहलाता है। तो देखिए मात्रा, अ में कोई मात्रा होती नहीं है, एक उदासीन स्वर है। आ में मात्रा होती है, ई में मात्रा होती है, ई में मात्रा होती है, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये टोटल मात्राएं 10 ही होती है। मात्राएं कितनी होती है? 10, क्योंकि इनकी संख्या 11 है, इनकी संख्या मात्राओं की 10 है। तो रीजन एक ही है, क्योंकि ये जो अवर्ण है, जो एक उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा होती नहीं है। इसके बाद में देखिए स्वरों के प्रकार, स्वर वर्णों के प्रकार। स्वर वर्णों के प्रकार, इनके 2 प्रकार है। एक तो पहला होता है जो मूल स्वर है, पहला प्रकार है मूल स्वर, और दूसरा होता है यौगिक स्वर। इन मूल स्वरों को अपन ह्रीसु स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वरों को ह्रीसु स्वर भी कहा जाता है। और ह्रीसु या मूल स्वर है, इनकी संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन सी देखिए, अ, ई, उ, री। लेकिन यौगिक स्वरों के आगे 2 भेद हैं। यौगिक स्वर है, इनके भी आगे 2 भेद है। पहला है दीर्घ स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दूसरा होता है संयुक्त स्वर, पहला दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। तो यहां तक देखिए। इसके बाद में अपन इनके 2 रूप है, जो अलग अलग दीर्घ और संयुक्तों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। चलिए, जो यौगिक स्वर है उनके 2 प्रकार है। तो देखिए, पहला है दीर्घ स्वर वर्ण, और दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। इन दीर्घ स्वर वर्णों को एक तो कहा जाता है सजातीय स्वर, दूसरा कहा जाता है सवर्ण स्वर। तो ये इनके नाम हैं कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो है सजातीय स्वर और दूसरा है सवर्ण स्वर। इसको संयुक्त जो स्वर वर्ण है इनको कहा जाता है विजातीय। एक तो कहा जाता है विजातीय स्वर वर्ण, एक इनको कहा जाता है संध्या स्वर, और इनको कहा जाता है संधि स्वर। ये इनके और नाम हैं, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। लेकिन जो दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं इनकी संख्या 3 होती है, और संयुक्त जो स्वर वर्ण होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन से हैं देखिए, आ, ई, ओ। परंतु जो संयुक्त स्वर वर्ण है वो है ए, आई, ओ, औ। इनको दीर्घ क्यों कहा जाता है और इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है। क्योंकि जब इनका ये जो वर्ण बनते हैं तब इनका जो रूप बनता है वो ऐसे चलता है, आ के साथ में आ। तो मतलब ये इनकी जाति जो है समान है, इनकी जो जाति है वो समान है। आ के साथ में आ मिल रहा है, इसके साथ में ई के साथ में ई मिलेगा, इसमें ऊ के साथ में ऊ मिलेगा। तो ये
समान वर्ण है, समान वर्णों के मिलने से बनते हैं। लेकिन इनका देखिए, इनमें क्या होता है, इसमें अ आ के साथ में ई, जब अ आ के साथ में ई मिलता है तो बनता है ए, और अ आ के साथ में ए आई मिलता है तो मिलता है आई। क्या मिलता है यहां से, आई, क्योंकि ये विजातीय है। अ आ के साथ में अ आ होता तो सजातीय हो जाते, परंतु इसमें क्या है, अ आ के साथ में ई है। इसका मतलब हुआ कि दोनों की जाति समान नहीं है, तो समान वर्ण नहीं होने के कारण इनको विजातीय कहा जाता है। और ये संधि स्वर क्यों कहलाता है, क्योंकि इन पे संधि डिपेंड है। संधि में गुण संधि के स्वर है ये दोनों, ये और ये, ए और ओ, ये गुण में काम आते हैं, और आई और औ ये दोनों वर्धी स्वर है, वर्धी संधि स्वर है। और इसके बाद में देखिए ओ से तात्पर्य है अ आ के बाद में उ, अ आ के बाद में उ, तब क्या बनता है, ओ। लेकिन औ बनता है जिसमें होता है अ आ के साथ में ओ औ, क्या होता है, अ आ के साथ में ओ औ, तब बनता है औ। ये इसीलिए इनको विजातीय स्वरवर्ण कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो स्वरवर्ण है, जो हिंदी के 11 स्वर है, इनका जो अलग अलग, ये जैसे एक तो हो गया इनका रूप हो गया कि एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं यौगिक स्वर। इसी प्रकार और भी कई प्रकार है, जैसे ओष्ठाकृति के आकार पर भी है, जीवा के आधार पर है, और इसके बाद में है एक मुखाकृति के आधार पर। इनका जो रूप अलग अलग भेद है वो कैसे हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के प्रकार। स्वर वर्णों के प्रकार, ये 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहले तो एक होता है वृत्ताकार, और इसी का दूसरा रूप है अवृत्ताकार। अब इस वृत्ताकार को आप गोलाकार कह दो, वृत्तमुखी कह दो, या वृतुलाकार कह दो। ये तीनों इसके उपनाम है, सेमी नाम है, वृत्ताकार, गोलाकार, वृत्तमुखी या वर्तुलाकार। इसी प्रकार इसको अगोलाकार, अगोलाकार के बाद में इसको बोल सकते हैं अवृत्तमुखी, उसके बाद में इसको बोल सकते हैं अवृतुलाकार। ये इनके उपनाम है। तो देखिए वृत्ताकार से क्या तात्पर्य, वृत्ताकार का अर्थ होता है जब ये वर्ण है, जो स्वर वर्ण है, ओष्ठाकृति के आधार पर अपन ने लिए हैं, एक है वृत्ताकार, एक है अवृत्ताकार। तो इनसे तात्पर्य कि जब अपन उच्चारण करते हैं तो वे कौन से स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण अपन जब उच्चारित करते तो होठों की जो आकृति है जो वृत्त के समान होती है, लगभग, ऐसे नहीं है कि कंप्लीट होगी, लेकिन उनके समान लगती है, इसलिए इनको वृत्ताकार कहा जाता है। और ये अपन उच्चारित करते हैं तो पता चल जाएगा, इनमें होते 4 हैं। कौन कौन से, देखिए उ, ओ, औ। अपन उच्चारण करके देख लेते हैं, उ, ओ, औ। इनका उच्चारण करते हैं तब अपन को ऐसा ही लगता है कि हाँ अपना ओष्ठाकृति है जो स्वयं वृत्त के समान लगती है। लेकिन अवृत्ताकार में बाकी सारे जो 4 आगे, बाकी के जो, एक और ध्यान रखना कि इसमें री का जो उच्चारण है वो, इसमें जो भेद है उच्चारण के आधार, मतलब ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर वर्णों के प्रकार में री का जो रूप है वो नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन बाकी के जो 6 बचे हैं, जैसे आ, ई, ए आई, ये अवृत्ताकार में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा जीवा के आधार पर
स्वर वर्णों के प्रकार। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीवा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो है अग्रभाग, एक है मध्य भाग और उसके बाद में है पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ये 3 प्रकार हैं। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग से उच्चारित जो होते हैं, जैसे अपन कोई भी बोलते हैं, अ बोलते हैं, अ आएगा मध्य भाग में। आ बोलते हैं तब अपना जो जीवा है उसका पीछे वाले जो भाग से, पश्च भाग से है, वो बोला जाता है, उससे बोला जाता है, तो आ आएगा पश्च भाग में। ई और ई दोनों हैं, ये अग्र भाग से बोले जाते हैं। अपन जब उच्चारण करते हैं इनका तो अग्र भाग से बोले जाते हैं, तो अग्र भाग में होते हैं ई और इसके साथ में होते हैं ए आई। उसके बाद में मध्य भाग में एक होता है वर्ण, वो होता है अ, और इसके बाद में है बाकी के जो आ, उ, ओ, औ। इनमें भी एक जो अपन ने पिछले ओष्ठाकृति के आधार पर री का उच्चारण नहीं पढ़ा था, इसी प्रकार इनमें भी री को नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गए अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग के वर्ण हैं जो इनका भेद हो गए। इसके बाद में है नेक्स्ट, वो है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। चलिए नेक्स्ट है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार भेद कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो होता है समवृत, एक होता है अर्ध समवृत, और उसके बाद में होता है विवृत। कौन सा होता है? विवृत। और उसके बाद में है अर्ध विवृत। उसके बाद में है अर्ध विवृत। समवृत, अर्ध समवृत, विवृत और अर्ध विवृत। समवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अर्ध समवृत में कौन कौन से आते हैं? विवृत में कौन कौन से आते हैं? और जो अर्ध विवृत है इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए समवृत में आते हैं ई और ई और उ और उ, और इनके साथ में अपन री का उच्चारण भी समवृत में पढ़ा जाता है। उन दोनों में नहीं पढ़ा जाता था। जीवा के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर री का जो उच्चारण अपन ने नहीं पढ़ा था, री का जो प्रकार भेद किसी भेद में नहीं पढ़ा था, लेकिन इसको समवृत में पढ़ा जाता है। इसके बाद में है अर्ध समवृत। अर्ध समवृत में है ए और औ, ए और ओ। उसके बाद में है विवृत में आ। इसके बाद में है अ, आई, औ, आई, औ। ये तीनों अर्ध विवृत में आते हैं। विवृत में एक ही है आ, और अर्ध विवृत में अर्ध समवृत है, अर्ध समवृत में ए ओ आते हैं, और समवृत है इसमें ई उ और उसके साथ में री आता है। चलिए स्वरों के भेद जो हैं वो भी कंप्लीट हुए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे व्यंजन। कौन सा टॉपिक लेंगे? व्यंजन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।